प्रिय छात्रों नमस्कार। अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के ऑल फार्मूला यानी ऑल चैप्टर के जितने भी फार्मूला बन सकेंगे वो सारे का सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ तथा बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप अगर फार्मूला यह देख लेंगे तो इसमें भी बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ज़रूरी होता है कि फार्मूला एक साथ अगर रहता है, मुझे मालूम या पता रहता है, तो कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए मैं आपको सारा का सारा फार्मूला एक साथ समझा देता हूँ। सबसे पहला अध्याय 1 में जो फार्मूला निकल करके आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के भी नाम से जानते हैं। तो इतना बराबर क्या होता है? तो इतना बराबर जो होता है यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि a क्या है, b क्या है, q और r क्या है। तो a हमारा भाज्य है, b भाजक होता है और q भागफल होता है तथा शेषफल r होता है। ओके, आइए अध्याय 2 की क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अध्याय 2 की क्वेश्चन दिया गया है शून्य का योग यानी बहुपद में है ये, ठीक है। शून्य के योग को हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शून्य का योग कहिए या फिर अल्फा प्लस बीटा कहिए, दोनों एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है c/a। ओके, देन अगला हमारे पास है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हम समझ लेते हैं, यानी इसी टाइप के द्विघात बहुपद होंगे, ये होता है। तो a² प्लस bx प्लस c यानी a² x आप लिख सकते हैं, ठीक है। a² x प्लस bx प्लस c ये हमारे पास होता है व्यापक रूप। आइए अध्याय 3 की ओर हम चलते हैं। अध्याय 3 में आप देख सकते हैं सबसे पहला कि ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसके रूप का आपको समीकरण दिया जाएगा। तो कंडीशन में है, यहाँ पे देख सकते पहला कंडीशन, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो इस प्रकार का जब समीकरण हो, जब हल करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो कोई भी समीकरण का अगर इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी करती रेखा, इस तरह से काटेगी, प्रतिच्छेदी मतलब काटना। और हल क्या होगा? तो केवल एक हल यानी अद्वितीय हल। और उसका युग्म क्या होगा? तो संगत होगा, यानी वह समीकरण संगत कहलाएगा। ये कंडीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2 समीकरण दिए रहेंगे और इस पर जांच करके बताना होता है कि समीकरण संगत है या असंगत है या ग्राफ कैसा, इस तरह से। तो पहला हमारे पास देख लिए। आइए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यानी 2 समीकरण दिए रहेंगे, जांच करेंगे तो अगर आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो समांतर होगा। हल क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। युग्म क्या होगा? तो असंगत होगा, ठीक है। और समांतर का एक दे सकते हैं रेखा, एक ये रेखा एक ये रेखा, यानी बीच की दूरी समान होनी चाहिए, वो समांतर होना होगा, ठीक है। तो अब हम तीसरा ले लेते हैं। तो तीसरा आप देख सकते हैं हमारे पास दिया गया है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी तीनों बराबर होगा तो उसका जो ग्राफ होगा ना वो संपाती होगा। हल क्या होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी अनगिनत हल होंगे। और युग्म क्या होगा? तो संगत होगा, ठीक है, यानी ये संगत होंगे। आइए वज्र गुणनखंड विधि को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला
कि x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। तो इस वज्र गुणनखंड विधि का जो फॉर्मूला है इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको x लिखना है, y लिखना है और 1 लगाना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर सभी के नीचे बटे 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 यानी बटा का चिन्ह लगा देना है, बीच में बराबर बराबर आपको लिख देना है। फिर नीचे आपको लिखना है BC माइनस BC, ठीक है, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। याद रखना कि BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB, इस तरह से लिखना है। फिर आपको लिखना है 12 21 12 21 12 21। इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 4 की बात कर लेते हैं। तो अध्याय 4 में देख सकते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, तो सॉरी, ये जो द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। याद रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ, ठीक है। अगर 0 को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आप देख सकते हैं विविधकर या विवेचक। तो विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को हम d से प्रेजेंट करते हैं, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, याद रखना। आइए अब द्विघात सूत्र देख लेते हैं। द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, देखिए आपको मैं बता दूं कि द्विघात सूत्र को श्री धाराचार्य सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो सूत्र बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटे में 2a आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास है, कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि जब d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, कहने का मतलब कि विवेचक बराबर अगर 0 आ जाए तो कंडीशन क्या होगा। तो याद रखना, इस पर सवाल बनते हैं कि अगर d बराबर 0 आते हैं तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, क्योंकि जब समीकरण आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, और उस समीकरण में आपको जैसे द्विघात समीकरण दे दिया जाए, कहे विवेचक निकाल करके बताएं कि इसका मूल कैसा है, तो अगर d बराबर 0 आ जाएगा यानी विवेचक के बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब अगर d यानी विवेचक 0 से छोटा हो जाए, किसे, 0 से छोटा हो जाए, तो यहाँ पे 0 से तो छोटा नहीं है, यहाँ पे 0 से बड़ा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इस तरह से जिधर घुमा रहेगा वो बड़ा होगा। तो 0 से d अभी बड़ा है, तो जब अगर d का वैल्यू यानी विवेचक 0 से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि 4 0 से ज़्यादा है, 5 आ जाए तो 0 से ज़्यादा है, तो इस तरह से ज़्यादा आ जाए 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, ठीक है। अगर तीसरा कंडीशन में कि अगर हमारा d यानी विवेचक 0 से छोटा आ जाए, तो ये देखिए इधर घुमा हुआ है तो 0 बड़ा हो गया, तो जब 0 बड़ा होगा कब, जब d यानी विवेचक का मान माइनस में आ जाए, माइनस के 2 माइनस के 3 इस तरह से आ जाए, तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होंगे यानी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्याय 5। तो अध्याय 5 में हमें समझना है कि आखिर यह क्या है ना। तो अध्याय 5 में आप देख सकते हैं लिखा गया है प्रथम पद a, हाँ यानी AP का है। देखिए a को हम प्रथम पद कहेंगे, सारवंतर को d कहेंगे, ठीक है। पदों की संख्या को n से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, AP में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। और nवां पद यानी an, तो an का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद को l से प्रेजेंट करते हैं। n पदों का योग, तो पदों के योग को हम कहते हैं Sn, तो Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn यानी पदों का योग बराबर। Sn का फॉर्मूला एक और है जिसे इससे हम इस तरह कह सकते हैं कि n बाई 2 इंटू a प्लस l, ठीक है, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ये होता है। चलिए अध्याय 6 की ओर हम चलते हैं। तो अध्याय 6 में कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस कंडीशन दिए गए हैं उसको हमें समझना है।
तो अध्याय 6 में दिया गया है कि जब त्रिभुज ABC में BC पैरेलल DC है तब क्या होगा, यानी BC समांतर DC। तो त्रिभुज ABC में BC समांतर DC है तो कंडीशन 3 तरह के होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये होगा कि AD बट्टे में DB यानी AD बट्टे में DB होंगे और बराबर AE बट्टे में EC यानी AE बट्टे में EC। एक ये कंडीशन होगा जो ये काफ़ी उपयुक्त होता है। दूसरा कंडीशन भी होगा कि अगर इस तरह से पैरेलल है तो AB बट्टे में DB यानी AB यहाँ से लेके यहाँ तक AB बट्टे में DB, ओके, और AC बट्टे में A यानी AC बट्टे में EC, इस तरह से कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन आप ले लेंगे कि AD बट्टे में AB यानी AD बट्टे में AB, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ठीक है, और AE बट्टे में AC यानी AE बट्टे में AC। इस तरह से 3 कंडीशन टर्म्स काम करते हैं अध्याय 6 में। आइए अगला चैप्टर हम लेते हैं। तो अध्याय 7 में आप देख सकते हैं दूरी सूत्र। अब हम दूरी सूत्र को समझ लेते हैं। तो इसमें दूरी सूत्र बराबर अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो बोलिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, इस तरह से भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अध्याय 7 में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। समझने वाली बात है कि इस फॉर्मूले के हम कैसे याद कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको 1/2 लिखना है बड़ी कोष्ट। अब लगाना क्या है, एक यहाँ से घर बना लेना है, 3 घर, और घर के आगे x1 x2 x3 लिख देना है, और बीच में क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद याद रखना कि, या फिर ऐसे हम ट्रिक बताते हैं, देखो x इंटू वाई माइनस वाई लिख देना, x इंटू वाई माइनस वाई लिख देना, और x इंटू वाई माइनस वाई लिख देना, ठीक है। इस तरह से लिख दोगे तो आपको याद रखना 123, 231, 312, बस, ठीक है। सिंपल है, 123, 231, 312, बहुत आसान है ना। कि x इंटू, पहले तो घर बना लेना है कि x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, यानी 3 बार लिख देना है। फिर आपको लिखना है 123, 231, 312, बहुत आसान है विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरा नंबर में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें याद ही क्या करना है, नीचे तो m1 m2 है ही, तो ऊपर याद करना है mx लिख देना, my लिख देना, ठीक है। mx और my बीच में प्लस रहेगा, ठीक है, ये लिख देना है। फिर 12 21, वाह बहुत आसान है ना, है ना। mx my 12 21, है ना, बहुत आसान है। इस तरह से याद कर लेना या ट्रिक बना करके लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है। ये तो सिंपल है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये x के लिए, ये y के लिए, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अध्याय 8 में, ठीक है। तो अध्याय 8 को हम समझ लेते हैं। अध्याय 8 में मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्या, तो वो जो आपको टेबल है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, ठीक है, जिसमें डिग्री का मान दिया गया है, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए नहीं कि आपके बुक में तो वो साक्षात दिया गया है ना। और वो जो आप देख रहे हैं उस टेबल को अगर आपको ट्रिक से निकालने नहीं आता या ट्रिक से याद नहीं करने आता है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी एच बी ये क्या है, तो पी होता है लंब, एच होता है कर्व, और बी होता है हमारे पास आधार। याद हो गया, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है ये साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा होगा एच बाई बी, ठीक है। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, उल्टा हो जाता है ना। इसे याद कर सकते हैं लाल बटा कका से, ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले से, ठीक है।
ये सब भी मैंने बता दिया, त्रिकोणमिति मैंने जो जिसमें पढ़ाया था, ठीक है। जहाँ यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि h बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। p बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, और b बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। h यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, और यहाँ लंब बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर, ये हुआ, ठीक है। आइए यहाँ अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर तो बराबर, ये 1 है तो 1, प्लस है तो 1 प्लस है तो प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारे पास है साइन थीटा बराबर पूछे, ये देखिए साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये स्क्वायर हट गया तो इधर रूट पड़ गया, सिंपल है। इधर भी कॉस थीटा स्क्वायर हटा तो इधर रूट पड़ गया, ठीक है। आइए अगला फॉर्मूला लेते हैं। अगला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से दो और फार्मूला निर्माण हो गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 तो 1 माइनस है तो इधर आ गया प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा का निर्माण हुआ कि जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस का 1, ठीक है। मैंने इसको उल्टा कर दिया, इस तरह से हो सकता है। अब सेक स्क्वायर थीटा है तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये जैसा वैसा रहेगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा, ठीक है। टेन थीटा यानी स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंडर ये पड़ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। अगला फॉर्मूला है तीसरा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ओके। इसी को हम उसी तरह से किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, और माइनस है तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा उसी तरह से जैसे माइनस है तो पक्षांतर करें यानी इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और एक को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लेना। स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट पड़ गया, देखो सेम है ना, यहाँ भी स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट पड़ गया, याद रखना। ये हमारे पास फॉर्मूला है, नोट करते चलना। अगला हमारे पास है चौथे नंबर में, देख सकते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, ओके। तो पहला हमारे पास है, इसका जो उल्टा करेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर तो बराबर 1 है तो 1, अब कॉस थीटा गुना में तो पक्षांतर करें तो बटा में 1, ये फॉर्मूला। दूसरा कॉसेक थीटा बराबर तो बराबर 1 है तो 1, और साइन थीटा गुना में तो बटा में जाएगा, ये आ जाएगा, कि ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पाँचवा नंबर में देख सकते हैं, पाँचवा नंबर में कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, बस सिंपल है। कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर होगा 1/सेक थीटा, दूसरा सेक थीटा का फॉर्मूला 1/कॉस थीटा, ठीक है। और छठे नंबर में आप देख सकते हैं, तो छठे नंबर में दिया गया है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, फिर वही टेन थीटा है तो पक्षांतर में तो 1/कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब यहाँ सातवां फार्मूला निकल कर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। टेन थीटा वाला जो फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको समझ लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदलना है, ठीक है। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा, ठीक है। देन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो ये त्रिकोणमिति के सारे जो फॉर्मूले थे वो सोल्व हो गए। आइए अगला फॉर्मूला लेते हैं। अब अध्याय 12। अब आप सोचेंगे कि अध्याय 10 11 कहाँ गया, उसमें उतना फॉर्मूला नहीं है, इसी से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और समझो तो है ही नहीं, ओके। तो अध्याय 12 आप समझ लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि भैया पाई ये आर क्या है, डी सब क्या होता है ना। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें मैंने वृत्त की जानकारी दी है, उसमें इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बाई 2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। किसी का भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो
तो 1/4 लगता है। ओके, या इसको 90 डिग्री 90/360 पाई स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो वही आएगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो θ/360 डिग्री पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब छठे नंबर में देख लेते हैं। तो छठे नंबर में आप देख सकते हैं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल है पाई स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री होगा, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, देन अगला हमारे पास है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr। ओके, और 8वां नंबर में है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है πr + 2r, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं r × π + 2 बोल सकते हैं। ठीक है, 9वां नंबर में त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है बराबर θ/360 डिग्री और 2πr। ओके, आइए अध्याय 13 की ओर हम चलते हैं। तो अध्याय 13 में आप देख सकते हैं लिखा गया है घनाभ का आयतन L × B × H, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। इसे हिंदी में बोल सकते हैं कि 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस लंबाई × ऊंचाई, इस तरह से बोल सकते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो L² + B² + H² होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं चौथे नंबर में घन का आयतन LQ होता है। ठीक है, अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6L²। देखिए ये LQ है तो AQ भी हो सकता है, यानी भुजा Q हुआ। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L²। ठीक है, या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए तो वही होगा 6L²। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को, एक ही हुआ 6L² यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4L² या 4 गुने भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होगा √3 × a। ओके, करनी a। अगला हमारे जो पास हो जाएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन πr²h। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πrh + 2πr²। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr × h प्लस में r हो जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन 4/3 πr3। ओके, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। ओके, देन अर्धगोले का आयतन तो 2/3 πr3। ओके, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। आप इसे नोट करते रहेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। ठीक है, 18 नंबर में। तो शंकु का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है ऊपर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो यह कहेंगे πrl + πr², या फिर इसे बोल सकते हैं πr × l + r। ओके, नोट में यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि l बराबर होगा √r² + h², और h बराबर हो जाएगा l² - r²। या इसे अगला अगर कहा जाए, अगर r बराबर पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा h² - l²। ओके, अगर r बराबर आपसे पूछा जाए, सॉरी r बराबर पूछा जाए तो l² - h² हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। चलिए 19 नंबर में आप देख लीजिए। 19 नंबर में है छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πl × R + r प्लस पाई इंटू R² प्लस r²। ओके, देन छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो πl × r प्लस R प्लस r। ठीक है, अब है छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh × R² प्लस r² प्लस R गुने r। ओके, नोट l² बराबर होगा h² प्लस r माइनस R का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नोट है, ध्यान रखना। चलिए अध्याय 14 की ओर हम चलते हैं। तो अध्याय 14 में दिया गया है माध्य बराबर सिग्मा f × x बटे सिग्मा f होता है, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा fi xi
बटे सिग्मा एफ आई। ओके, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे में एफ गुने में एच। हो सके तो अगर आप भारतीय विवरण में देखेंगे तो एच की जगह पे आई होगा, ठीक है। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस के एफ टू। ओके, इस तरह से हो जाएगा और गुने में एच। और यहाँ पे लास्ट में बहुलक बराबर क्या होता है तो थ्री माध्यक माइनस टू माध्य बराबर, इस तरह से भी सोल्व हो जाते। कई बार एग्जाम में दिए रहते कि माध्यक इतना माध्य इतना, तो बहुलक ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ गए होंगे, ठीक है। तो जितने इस सबको जो नोट करने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। और आलसी मत दिखाइएगा कि पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिंक डालने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।